एग्जाम्पल नंबर 19 में देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 19 में है इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4j कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है 7i कैप प्लस 24j कैप। सेवन आई कैप प्लस 24j कैप फाइंड अ वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड तो हो बी वेक्टर के बराबर, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर, ठीक है, एंड पैरेलल टू ए वेक्टर, और वो ए वेक्टर के पैरेलल हो। ए वेक्टर के पैरेलल का मतलब क्या हो गया, अगर मुझे किसी भी वेक्टर को निकालना है जो कि किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल हो, अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन हो, या इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर हो, तो मुझे उसका यूनिट वेक्टर निकालना होगा, ठीक है। सर उसको बंद तो कर दो, उसको बंद कर दो, वो ना बंद करके प्रेस कर देना जोर से, पहले बंद करो, हाँ बस बस हो गया। अच्छा अब देखिएगा, उन्होंने बोला कि मुझे एक वेक्टर बताना है, एक नया वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड तो हो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो पहले बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये आई कैप वाले का कोफिशिएंट क्या है 7 का स्क्वायर, और जे कैप वाले का कोफिशिएंट क्या 24 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 476। 476 प्लस 49 कितना होता है 576 होगा, 625 और 625 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अच्छा और वो बोल रहे हैं एंड पैरेलल टू ए वेक्टर। पैरेलल टू ए वेक्टर का मतलब क्या है कि आप ए वेक्टर के अलाउंग यूनिट वेक्टर निकालिए, ठीक है। लिखिएगा यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। ए वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे ए कैप। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। समझ गए, किसी भी वेक्टर के अलोंग अगर यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो उसको उसी के वेक्टर को उसको उसी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और उसका 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 9 प्लस 16 हो गया 25। 3i कैप प्लस 4j कैप और 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 5, सही है। तो अब जरा देखिए यूनिट वेक्टर क्या देता है, यूनिट वेक्टर देता है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन मिल गई, डायरेक्शन में अगर मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो तो वेक्टर बन जाता है, समझ रहे हैं। उन्होंने बोला कि आपको वेक्टर कौन सा निकालना है, उन्होंने बोला है कि ऐसा वेक्टर निकालो जिसका डायरेक्शन तो हो ए वेक्टर के अलाउंग, ठीक है, मतलब ए वेक्टर वाला तो डायरेक्शन होना चाहिए और मैग्नीट्यूड होना चाहिए द सेम एज दैट ऑफ बी वेक्टर। तो बी वेक्टर वाला मैग्नीट्यूड हो तो उसमें क्या करेंगे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को और ए वेक्टर की डायरेक्शन को दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो आप यहाँ लिखें रिक्वायर्ड वेक्टर is equal to magnitude of b vector into direction of a vector. Direction of a vector is a cap, ठीक है। तो magnitude of b vector कितना हो गया 25 और a cap कितना है ये अपने अभी निकाला 3i cap प्लस 4j cap अपॉन 5, 5 5 जा 25, अब 5 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 5 3 जा 15i cap और 5 4 जा 20j cap, 15i कैप प्लस 20j कैप, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 19 समझ में आ गया होगा शायद। इसके बाद जरा एग्जाम्पल नंबर 20 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 20
bird moves with velocity 20 meter per second in a direction making an angle of 60 degree with the eastern line at 60 degree with vertical upward. ठीक है, represent the velocity vector in rectangular form. velocity vector को rectangular form में represent करना है. ठीक है जी, अभी देखते हैं. A bird moves with a velocity of 20 meter per second in a direction making an angle of 60 degree with the eastern line. तो आप क्या करें, ये तो ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया. ये हमारी वर्टिकल लाइन हो गई. ठीक है, इसको नॉर्थ साउथ नहीं बोलेंगे, ये वर्टिकल लाइन हो गई. और ऐसे पेड़ा होता है नॉर्थ और साउथ. तो नॉर्थ और साउथ अभी बना नहीं रहा, मुझे बस ऐसे ही देखिए. अ बर्ड मूव्स विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द ईस्टर्न लाइन. 60 डिग्री विद द ईस्टर्न लाइन. ठीक है, एक बर्ड है जो इस तरह से उड़ता है और ये 60 डिग्री एंगल बनाता है ईस्टर्न लाइन के साथ. ठीक है, वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड with the eastern line and 60 degree with the vertical upward. 60 degree with the vertical upward. 60 डिग्री ही को बनाता है वर्टिकल अपवर्ड के साथ में. दिक्कत हो होगी समझने में शायद. हाँ, ये लग रहा होगा कि ये तो 60 डिग्री इसके साथ बना रहा है, तो यहाँ तो 30 डिग्री होना चाहिए क्योंकि 90 डिग्री है. अब बताता हूँ. रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वेक्टर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म. इस वेलोसिटी वेक्टर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिएगा. ये ऐसा है कि यहाँ पर अगर हम कहें कि 90 डिग्री का जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल इस तरह से बनता है कि हम ना, ये वेलोसिटी वेक्टर है 20 मीटर पर सेकेंड. 20 मीटर पर सेकेंड ये दे रखा है. अब क्या है कि ये जो है ये तो ईस्टर्न लाइन हो गई, ये वेस्टर्न लाइन हो गई. और ये जो बर्ड जो उड़ रहा है, ये बर्ड कुछ इस तरह से उड़ रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल इसके बीच में यहीं पर उड़ रहा हो. ये ऐसा हो सकता है कि ये थोड़ा ऐसे आगे की तरफ, ये थोड़ा ऐसे आगे की तरफ उड़ रहा हो. और यहाँ पर भी अगर मान लीजिए कि ये बर्ड ऐसे भी आ रहा है, थोड़ा आगे की तरफ भी आ रहा है, तो ये यहाँ से और यहाँ इस तरीके से 60 डिग्री का एंगल बनाएगा. ठीक है, और यहाँ से और यहाँ जो है इस तरीके से ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगा वर्टिकल लाइन के साथ. ये मेरी बात समझ में आ गई. ठीक है, तो ये इस तरीके से 60 डिग्री का एंगल बनाएगा और इस तरीके से 60 डिग्री का एंगल बनाएगा. हाँ, हमने ये मान लिया कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री आएगा, वो बिल्कुल ठीक है. लेकिन ये इधर ईस्टर्न लाइन के साथ में 60 डिग्री एंगल ऐसे बना रहा है और इसके साथ में 60 डिग्री एंगल इस तरह से. यहाँ तक क्लियर है. ठीक है, अच्छा. अब वो बोल रहे हैं कि आपको इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में यानी कि आई कैप, जे कैप और के कैप की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, अ बर्ड मूव्स विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द ईस्टर्न लाइन एंड 60 डिग्री विद द वर्टिकल अपवर्ड. तो यहाँ पर एक फंडा होता है, वो याद रखिएगा कि नोट करके लिखना. A vector in three-dimensional system, मतलब 3D system. A vector in three-dimensional system makes angles with the axes as इस तरीके से एंगल बनाएगा. एक्सीज के साथ में, एक्सीज का मतलब एक्स वाई और जेड. ठीक है,
तो ये जो ईस्टर्न है ये हॉरिजॉन्टल होता है, और हॉरिजॉन्टल को मैं हमेशा एक्स लेता हूँ, ठीक है। तो किस तरीके से एंगल बनाता है कि अल्फा विद एक्स एक्सिस, बीटा विद वाई एक्सिस एंड गामा विद जेड एक्सिस, और गामा एंगल बनाता है जेड एक्सिस के साथ। अब इसके बाद भाई जब हमारे पास 2 डायमेंशनल सिस्टम होता है तब तो बड़ा आसान है कि अगर एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल 60 डिग्री बना रहा है तो भाई वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री ही बनाएगा। लेकिन क्या है कि यहाँ पर अगर ये 2 डायमेंशनल सिस्टम में ही होता, अगर ये इसी तरीके से होते 20 मीटर पर सेकेंड, तब तो मैं बिल्कुल गलत हूँ, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये 20 मीटर पर सेकेंड इस 2 डायमेंशनल प्लेन में ना होकर ये इस 3 डायमेंशनल प्लेन में है, तो ऐसे एंगल 60 डिग्री है और ऐसे एंगल 60 डिग्री है, इस तरीके से। समझ गए मेरी बात, ठीक। तो अब आप ये देखिएगा कि फिर इस चीज़ को बार बार समझने से बढ़िया कोई मैथमेटिकल फार्मूला होता तो मेरा काम आसान हो जाता। तो एक फार्मूला होता है बेहद आसान, उसमें हम ये कहेंगे कि हमें मालूम है कि एक वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ, इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ये नोट में ही चल रहा है अभी, मैंने ये कर दिया वाई एक्सिस, ये बना दिया एक्स एक्सिस और ये बना दिया जेड एक्सिस, और मान लिया यहाँ स्पेस में कोई वेक्टर ऐसे, अब ये ऐसे दिखाई दे रहा होगा कि ये एक्स और वाई एक्सिस में है। एक्चुअल में क्या है कि ये छोटी लाइन नहीं है, लाइन बहुत लंबी है, ये सामने की तरफ है ऐसे, ठीक है। आप कैसे भी बना सकते हो, आप इसको इधर भी बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो। बस ये याद रहे कि एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बनने वाला बीटा और जेड एक्सिस के साथ बनने वाला गामा। तो इसमें एक टर्म होता है डायरेक्शन कोसाइंस, नोट करें, डायरेक्शन कोसाइंस आर L is equal to cos alpha, M is equal to cos beta, and N is equal to cos gamma, and L square plus M square plus N square is equal to 1। तो इस तरीके से अगर मेरे पास कोई 2 एंगल दे रखे हों तो मेरे पास तीसरा एंगल आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने ईस्टर्न लाइन के साथ 60 डिग्री एंगल बताया, तो भाई ईस्ट हमेशा एक्स एक्सिस के अलाउंग होता है। इसका मतलब हियर इन दिस क्वेश्चन अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि ईस्टर्न लाइन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ईस्टर्न लाइन। फिर जो वर्टिकल लाइन है उसको मैं क्या लेता हूँ, वाई एक्सिस, ठीक है। तो बीटा वो भी 60 डिग्री, ठीक है। और जो अंदर की तरफ जाने वाली लाइन और बाहर की तरफ, अंदर वाली क्या हो गई, नॉर्थ हो गई, और बाहर वाली क्या हो गई, साउथ हो गई, ठीक है। हमने देखा था ना कि मैप कैसे देखा जाता है, मैप टंगता तो ऐसे है लेकिन उसको स्टडी करने के लिए ऐसे टेबल पर रखा जाता है। तो हम ये कहते हैं कि अगर ऐसे टंगा हुआ है तो ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, और अगर उसको ऐसे टेबल पर रख दिया तो ईस्ट और वेस्ट तो इधर इधर ही रहेगा, और नॉर्थ जो है वो अंदर की तरफ और साउथ जो है वो बाहर की तरफ ऐसे हो जाता है, ठीक है ना, ठीक। तो आप ये देखिएगा कि इसीलिए उन्होंने नॉर्थ और साउथ वाला दिया नहीं। तो नॉर्थ और साउथ जो अंदर और बाहर वाली एक्सिस है, जो मैं इस पर दिखा नहीं सकता, वो जेड एक्सिस हो गई। तो जेड एक्सिस के साथ में एंगल कितना बना रहा है वो दे नहीं रखा, वो एंगल क्या होगा, गामा होगा। तो गामा इज इक्वल टू क्या है ये मुझे नहीं पता, ये पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो आप यहाँ पर नोट करें, therefore L square plus M square plus N square is equal to 1। तो जब भी हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात आएगी, यानी कि मेरे को आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स में मेंशन करना होगा किसी वेक्टर को, तो मैं ये रिलेशन याद रखूँगा, ठीक है। L square plus M square plus N square is equal to 1, ठीक है। अब cos अल्फा मतलब cos 60 डिग्री, लिखो यहाँ cos 60 डिग्री का स्क्वायर। अच्छा, और ये m जो है वो भी cos 60 डिग्री, तो उसका स्क्वायर, और m मुझे नहीं पता, इज इक्वल टू 1। अब ये बता रहा हूँ कैसे,
हाँ जी, cos 60 डिग्री क्या हो गया? cos 60 डिग्री क्या होता है बताओ? 1/2 1/2 का स्क्वायर, दूसरा cos 60 ये भी 1/2 का स्क्वायर, और n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा जैसा इन्होंने करा है, जो इन्होंने आंसर दे रखा है, उस आंसर के हिसाब से क्या करना है कि इन्होंने गामा को 60 डिग्री माना है, इन्होंने गामा को 60 डिग्री माना है। उनका भी रिजल्ट ठीक है, जो मैं भी निकालने वाला हूँ हमारा भी बिल्कुल ठीक आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब क्या है कि जैसे 3 एक्सेस हैं और तीनों एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, तो आप एक्स को कहीं पर भी मान सकते हो, वाई को कहीं पर भी और जेड को कहीं पर। मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक्स को आपको हॉरिजॉन्टली मानना है, ज़रूरी नहीं है कि वाई को हॉरिजॉन्टल मानना है। कई क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर आपको जेड एक्सेस हॉरिजॉन्टल में, इसमें वर्टिकल में मिलेंगे। ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका हमारा और आंसर, हमारा और इसका आंसर हो सकता है मैच ना करें। देखिए 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया? 1/4। अगेन 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया? 1/4 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1/4 प्लस 1/4 इज 2/4। 1/2 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1/2 को उधर ले जाओ, n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा? 1/2। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 1/√2। समझ गए? उसके बाद हम क्या करेंगे कि गामा क्या है, गामा सॉरी हाँ गामा निकालना है ना, तो ये n की वैल्यू आ गई, तो n क्या है? कॉस गामा। तो यहाँ देखिए कॉस गामा, भाई कॉस के टेबल में 1/√2 कहाँ आता है? 45 डिग्री। ये हो गया 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब क्या है? गामा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? नाउ the required vector will be, ये जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं ये किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन डिफाइन करते हैं, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। तो जब हमें एंगल्स दे रखे होंगे, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें एंगल्स दे रखे हैं, इसी वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो वो जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो किसी की भी डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। तो हम ये कहेंगे जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो क्या होगा, उसको आप आर वेक्टर मान लो, वो क्या हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया, इनटू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा। और हाँ, इनके साथ में वो जरूर लिख लेना, इनके डायरेक्शंस। तो कॉस अल्फा किस डायरेक्शन में ले रहे हैं? अल्फा एक्स एक्सेस वाला, यानी कि आई कैप, प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। ठीक है, अब cos अल्फा कितना है? cos अल्फा है हमारा 1/2, cos अल्फा यानी कि cos 60 1/2। तो 20 इंटू 1/2 आई कैप प्लस cos बीटा, वो भी 1/2 था, तो 20 इंटू 1/2 जे कैप प्लस cos गामा क्या हो जाएगा बता दो? 1/√2 n, है ना। तो 20 इंटू 1/√2 के कैप। ठीक है जी, इतना। अब उसके बाद इस तरफ आ रहा हूँ, अब ये क्या हो जाएगा? 2 10 और 20, ये भी 2 10 और 20, टेन आई कैप जे कैप प्लस 20/√2 को क्या लिख दूँ? ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई। नीचे हम अंडर रूट वाला टर्म नहीं छोड़ते, और ठीक है, तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 10 और 20, तो 10√2 बन गया। 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 10√2 के कैप। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। ठीक है, अक्षत क्लियर है? चलिए जी, तो ये एग्जांपल नंबर 20 था। उसके बाद
अब इन्होंने जो देखो ना, इन्होंने क्या करा, जो आंसर आ रहा है आप देखेंगे 20 में बिल्कुल नीचे जो आंसर मेंशन्ड है वहाँ पर 10√2 जे कैप लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने उसको जो वाई एक्सेस है, वाई एक्सेस को इन्होंने वर्टिकल वाला मान दिया। सॉरी, हमने वाई एक्सेस को वर्टिकल माना, उन्होंने जेड एक्सेस को वर्टिकल वाला माना। ठीक है ना? तो आप किसी को भी कहीं पर भी पोजीशन मान सकते हो, उसमें कहीं कोई गलती नहीं है। अनटिल अनलेस वो मेंशन ही ना कर रखा हो गया एक्स एक्सेस को आपको यही मानना है तब तक। 21 देखिए, पेज नंबर 18 पर है। वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेलोसिटी ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर इज 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द अदर कंपोनेंट। वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी इज 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द अदर कंपोनेंट। कैसे निकालोगे? एक वेलोसिटी है 80 किलोमीटर पर आवर और वो कह रहे हैं कि एक कंपोनेंट उसका 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, दूसरा कंपोनेंट बता दो। तो इसका मतलब क्या है कि एक कंपोनेंट दे रखा है और दूसरा कंपोनेंट बोल रहे हैं वेलोसिटी का, तो इसका मतलब 3 डायमेंशन की बात नहीं हो रही, 2 डायमेंशन की बात हो रही है। ठीक है, एक कंपोनेंट दे रखा है, दूसरा पूछ रहे हैं, तो 2D की बात हो रही है। यहाँ करके दिखा रहा हूँ बीच में। चलिए जी, 21 में देखो, इन्होंने बोला वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेलोसिटी ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी वेक्टर ये है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसका एक कंपोनेंट है 40 किलोमीटर पर आवर। एक कंपोनेंट मतलब इसको ये वाला तो है 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरा वाला कंपोनेंट बताना है। इसको आप क्या कहें, ये तो हो गया रिजल्टेंट वेक्टर 80 किलोमीटर पर आवर। ये जो 40 किलोमीटर पर आवर है ये हो गया ए वेक्टर। ठीक है, और जो दूसरा वाला पूछ रहे हैं उसको बोल दीजिए बी वेक्टर। मुझे बी वेक्टर निकालना है, बी वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? और ये जो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं? ये बेसिकली मैग्नीट्यूड होते हैं। ठीक है ना, कंपोनेंट क्या होता है? जब हम इधर के कंपोनेंट की बात करेंगे, जैसे ये 10 आई कैप है, तो जो कंपोनेंट है वो 10 है, तो 10 क्या है? वो मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो साफ साफ दिखाई दे रहा है भाई 2 डायमेंशनल सिस्टम है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर तो सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। ये 40 है, ये बी कितना है मुझे नहीं पता, और ये 80 दे रखा है, तो सीधे भाई पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर कितना है? 40 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आर स्क्वायर कितना है? 80 का स्क्वायर। अभी बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 80 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। बी स्क्वायर 80 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 80 प्लस 40 कितना हो जाएगा बोलो? 120, और 80 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 40। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 48 इंटू 100। ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 3 इंटू 100। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ताकि स्क्वायर रूट लेने में आसानी हो, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो बी स्क्वायर ये हो गया, तो बेटा बी कितना हो जाएगा? अंडर रूट 16 इंटू 3 इंटू 100। अभी इधर कर रहा हूँ, तो बी कितना हो गया? 16 का स्क्वायर रूट लेंगे क्या हो जाएगा? 4। 100 का स्क्वायर रूट लेंगे क्या हो जाएगा? 10 और √3, तो 4 10 40, और √3 क्या होता है? 1.732। √3 की वैल्यू 1.732 करिए मल्टीप्लाई। 1.732 इंटू 40, 1 2
3 4 4 तो 0 आ गए, 4 2 8, 4 3 12, 4 7 28 और 1 29, 2 कैरी, 4 1 4 और 2 6, 0 8 2 9 6, 1 2 3 1 2 3, 69.280, 69.28 किलोमीटर आधा। बात समझ गए होंगे सब बच्चे? ठीक है, चलिए जी। अगले जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन तो बढ़िया है, डिपेंड ये करता है कि स्कूल में ये करवाए गए हैं या नहीं। ठीक है, चलिए एक बार ट्राई करना, अगर लगता है कुछ भी, वैसे अगर क्या लगेगा ही लगेगा, ये होंगे नहीं आपसे, ये होंगे नहीं, टफ वाले क्वेश्चन हैं। ठीक, कितने कर लो इसमें, इतने कर लो। अगर आप बताएंगे ना मुझे कि ये जैसे क्वेश्चन है, an aeroplane takes off at an angle of 30 degree to the horizontal if the component of its velocity along the horizontal is इतना, what is the actual velocity, find also the vertical component of the velocity। तो ये बिल्कुल सेम यही वाला क्वेश्चन है जैसे हमने ये देखा है। और दूसरा भी अगर आप देखेंगे 22, तो 22 भी हो जाएगा, फोर्स इज इम्प्लाइड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी 50 न्यूटन। ठीक है, देखिए क्या दे रहे हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ। एक्चुअल में चैप्टर जो है ना, मोशन इन द प्लेन, मोशन इन द प्लेन चैप्टर बड़ा वाइड है, लेकिन ज़्यादातर स्कूल्स में इसको मतलब उतना ध्यान इस पर दिया नहीं जाता। अभी आपका मैंने पेपर भी देखा, तो किसका हुआ नहीं, तुम्हारा देखा, तो उसमें मैंने देखा मोशन इन द प्लेन के क्वेश्चन ही नहीं थे, और जो थे वो बिल्कुल ही मतलब एकदम ही आसान वाले क्वेश्चन दिए थे, एक या दो ही दिया था। तो जनरली इस पर ज़्यादा फोकस करते नहीं है टीचर, पता नहीं क्यों। चैप्टर बहुत अच्छा है वैसे। चलिए देखिए 22 देखो जरा, 22 में है a force is inclined at 50 degree to the horizontal। और जैसे आपके स्कूल में तो वो करवाते हैं ना, उसकी IIT की तैयारी करवाते हैं, वहाँ बहुत करवाए होंगे ये वाले क्वेश्चंस, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही आता है, मोशन इन अ प्लेन भरा रहता है, बहुत आता है, और 12th में भी बड़ा यूज़ है इसका, खासतौर पर मैथ्स वाले बच्चों के लिए 12th में बहुत यूज़ है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर ही अलग है। तो चलिए 22 देखते हैं। फोर्स इज इम्प्लाइड एट 50 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस, वर्टिकल भी बना लो वाई एक्सिस। फोर्स इज इम्प्लाइड एट 50 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, तो एक फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है 50 डिग्री का। If its rectangular component in the horizontal direction is 50 न्यूटन, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आता है, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ही हैं सारे, ये इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं या सिंपली कंपोनेंट्स बोल देते हैं। तो यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा जाए तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये 50 न्यूटन दे रखा है। अब फोर्स का कितना वैल्यू है वो मुझे नहीं पता, वो नहीं दे रखा है। Find the magnitude of the force and its vertical component. Find the magnitude of the force and its vertical component. तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन पूछा क्यों नहीं जाएगा ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बोला a force is inclined at 50 डिग्री। अब 50 डिग्री वाला एंगल आपको पता नहीं है, 50 डिग्री वाला एंगल आपको पता नहीं है, तो इस वजह से इसको करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो। अगर 60 डिग्री होता ना तो तब तो मैं निकाल लेता। मैं ये कहता कि इसके अलॉन्ग वाला जो कंपोनेंट होता वो कितना होता, f cos 60। अब f इसके अलॉन्ग वाला जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, बोलते हैं ना कि भाई इसके अलॉन्ग वाला cos होता है कंपोनेंट, तो मैं ये बोलता कि f cos 50 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से cos 50 को इधर ले जाते तो फोर्स की वैल्यू आ जाती। तो जो शुरुआत में आंसर दे रखा है 77.78 न्यूटन, वो इसीलिए दे रखा है, वो इसीलिए दे रखा है क्योंकि cos 50 की वैल्यू उसमें पुट करी गई है। छोड़ दो इसको। इंटीग्रेशन कब करना होगा तुम्हें, मंडे को करा दो, सुबह 6 बजे। क्या तो स्कूल से पहले उठ जाना, एक दिन थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ उस दिन, है ना। मंडे को बोल दो या ट्यूसडे को, जैसा ठीक लगे। मेरे को बता देना, तुम बता देना, मुझे कल शाम तक कंफर्म कर देना, ठीक है।
असल में ले तो कल भी लेता, पर कल कहीं जाना है, इस वजह से कल का रहने देंगे। छोड़िए छोड़िए इन सब को छोड़िए जी, ये आगे के क्वेश्चन छोड़िए, अगले टॉपिक पर आते हैं। आप अगला टॉपिक स्टार्ट करिएगा इसका, प्रोडक्ट्स। कुछ कह रहे थे? आई भी था इतनी लेट आए एक तो। सर वो गेट पे रोक लिया था 5:35 आया, तो गेट पे उन्होंने रोक लिया। पता है क्यों रोका? क्योंकि तुम्हारी फोटो ठीक से नहीं खींची, तुम आज जल्दी में थे कुछ। मैं वो तो तुम्हारा पैर आ रहा था बस ऐसे ही हाँ, उन्होंने पता नहीं बस कैसे- दिखाऊं, एक बस पैर आ रहा था चलते हुए, मैं समझ गया, मैंने कहा कोई आ रहा है ना, चप्पल दिखाई दे रही थी मुझे। उन्होंने पता नहीं आज इनको क्या हो गया, फोटो कैसे खींच रहे हैं, देखो अभी दिखाता हूँ ये। ऊपर से वो खींच नहीं रहे, कुछ जान नहीं ये रहे। धुंधली फोटो आ रही है, ये दूसरी फोटो भी आई है ना, ये भी ऐसे आई है, इसमें भी चेहरा तो आया ही नहीं है, बस टी शर्ट और नीचे का दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने जान लिया टिफिन शुरू हो गई है, उन्होंने 5:40 5:45 तक वहीं खड़ा रखा। और ये तुम्हारी फोटो ये वाली है, आगे बैठ अंदर खड़ा है। ये पुरानी है शायद, मास्क हाथ में। चलिए जी अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, 1 मिनट वेट करिए बस। सर ये कल खत्म हुआ है आपका ओके, हाँ प्रोडक्ट कल खत्म हुआ है। स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा बड़े धीरे चल रहे हैं लोग, मुझे लगा वर्क एनर्जी एंड पावर पर पहुँच गए। एक तुम्हारे वाले से चल रहे हैं। तो ये गया मीनिंग भी तो यही है ये। सर कंपोनेंट को ये कॉम्पोनेंट भी दो, ये 10 तो मैग्नीट्यूड में वही कंपोनेंट। जो मैग्नीट्यूड है वही कॉम्पोनेंट है, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन है। अगर मान लीजिए पूरे मैग्नीट्यूड की बात करी जाए, पूरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करी जाए, तो मैग्नीट्यूड होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसका अंडर। मतलब पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो होता है, और ये अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड होगा, ये एक्स की डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड, ये वाई की डायरेक्शन और ये जेड की डायरेक्शन। चलिए जी अब जरा देखिए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब बिल्कुल वही कि भाई हमें प्रोडक्ट जो होते हैं वेक्टर को, वेक्टर्स का जब प्रोडक्ट करा जाता है तो दो तरीके से करा जाता है, एक तो स्केलर प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट, जिसका थोड़ा सा हिंट एक बार पहले भी दिया था, अब डिटेल में देख लो।
स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में दो वेक्टर्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करा जाता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। इसको स्केलर प्रोडक्ट इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो स्केलर आता है। इसमें आप कहीं पर भी देखेंगे तो इसमें आपको आई कैप जे कैप या के कैप वाले टर्म नहीं मिलेंगे, ये एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट मतलब स्केलर, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये स्केलर प्रोडक्ट है। या फिर इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों वेक्टर्स के बीच में डॉट का सिंबल लगाते हैं, इस वजह से इसको डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है। अब इसके बाद देखिएगा ये जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट है ये छोड़िए, जो नोट्स में लिखा हुआ है इसकी ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करो या बी को बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करो, दोनों इक्वल होता है। दूसरा ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करेंगे तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो नॉर्मल जैसे अलजेब्रा में हम एक्सपेंशन करते हैं वैसे ही होगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये रखा नहीं सेकंड वाले में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा कि बीच का प्लस साइन तो एज दिख रहेगा और ये जो डॉट हो रहा है ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट फिर ए का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो कर रहा है। फिर दूसरा देखिएगा थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए तो वो जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा वो 90 डिग्री हो गया क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस 90, और कॉस 90 जीरो होता है तो ये पूरे को जीरो रख देगा। फोर्थ देखिएगा इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू पैरेलल वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, अगर दोनों के दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं तो पैरेलल वेक्टर्स के केस में ये तो थर्ड प्रॉपर्टी थी आपकी, सेकंड प्रॉपर्टी थी। अगर दोनों पैरेलल हैं तो पैरेलल के केस में दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो वो हो जाएगा ए बी कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 कितना होता है 1, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा सीधा सीधा ए बी। फिर फिफ्थ है प्रॉपर्टी, उसमें बोल रहे हैं कि अगर वो एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का मतलब एक तो होता है पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन और अगर पैरेलल हो जाए इन द अपोजिट डायरेक्शन तो उसको बोलते हैं एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है कि दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। कैसे? आप ये देखिए कि ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल है तो इनको दोनों को ओवरलैप करके देखो, तो जब ओवरलैप करेंगे तो मैं ये देखूंगा कि एंगल बन ही नहीं रहा है, एंगल बन ही नहीं रहा है। जब एंगल नहीं बन रहा है तो एंगल कितना 0 डिग्री, इसीलिए cos 0 डिग्री लगाया है। एंटी पैरेलल का मतलब क्या हो गया कि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में और दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप जब इन इसके टेल को और इसके टेल को ज्वाइन कर दोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, और 180 डिग्री का क्या बनेगा ए वेक्टर cos 180। बायो वाले बच्चे याद रखें, साइंस वाले तो कई बार पढ़ेंगे इस चीज़ को, जो फिजिक्स मैथ्स वाले जो है तो कई बार पढ़ेंगे कि cos 180 की वैल्यू -1 होती है, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो ए बी cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो ए बी इंटू -1 ये आपको क्या रिजल्ट दे देगा -ए बी। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी देखिएगा कि सिक्स्थ प्रॉपर्टी है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। क्यों? अगर किसी भी वेक्टर का उसी के साथ में स्केलर प्रोडक्ट कर दिया जाए, मतलब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो कोई वेक्टर खुद के ही साथ क्या एंगल बना रहा है, बना ही नहीं रहा है। खुद अपने साथ कोई क्या एंगल बनाता है, कुछ भी नहीं, तो 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ए, इस वाले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ए और दोनों के बीच का एंगल है 0 डिग्री, तो cos 0 इज 1, ए इंटू ए कितना हो गया ए स्क्वायर। तो वेक्टर का वेक्टर के साथ ही अगर डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए विद इटसेल्फ, डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ, तो वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आ जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगली प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर बेस वेक्टर्स इज यूनिटी एंड दैट ऑफ टू डिफरेंट बेस वेक्टर्स इज 0, ठीक है। बेस वेक्टर मतलब क्या होता है? बेस वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर को बेस वेक्टर कहा जाता है। तो अगर सिमिलर बेस वेक्टर्स की बात करी जाए, मतलब
आई कैप का आई कैप के साथ ही अगर डॉट प्रोडक्ट करा जाए तो भाई आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, और दोनों के बीच में एंगल कितना 0 डिग्री, और cos 0 क्या होता है वो भी 1, ये रिजल्ट 1 हो गया। सिमिलरली आपका जे कैप डॉट जे कैप ये भी 1 हो जाएगा, एंड के कैप डॉट के कैप जो है ये भी 1 हो जाएगा, समझ रहे हैं। और इसी तरीके से अगर मैं डिफरेंट वेक्टर्स का देखूँ, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स, जैसे आई कैप डॉट जे कैप, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, और जो जे कैप है और आई कैप ये हो गया वाई एक्सिस के डायरेक्शन के अराउंड, ये एक्स एक्सिस के अराउंड, एक्स और वाई के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री इनटू cos 90, तो ये 0 हो गया। ऐसे ही अगर आप जे कैप डॉट के कैप करोगे तो वो भी 0 आएगा। इसी तरीके से अगर आप के कैप डॉट आई कैप करोगे तो वो भी 0 आएगा। तो सीधा सीधा ये याद रखना है कि सेम यूनिट वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो 1 आता है, और डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो 0 आता है। ठीक है, अक्षत, लक्षिता, सौम्या, बताइए क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? बताइए, मेरी आवाज़ आ रही है भाई तीनों को? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं फिर। उसके बाद जो 8th प्रॉपर्टी है, 8th प्रॉपर्टी देखिएगा वो क्या है। एट्थ में उन्होंने बोला दो अलग अलग वेक्टर्स हैं, तो एक वेक्टर है ए वेक्टर, उसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, यानी कि आई जे और के टर्म्स में स्प्लिट कर रहा हूँ। तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये तो ए वेक्टर हो गया। इसी तरह से बी वेक्टर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। यहाँ बी एक्स बी वाई और बी जेड क्या है, इसके एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट। अब इस तरीके से अगर दो वेक्टर्स दे रखे हैं और उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो गया, ये हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये हो गया। अब देखिए जब इसको ना नॉर्मली एक्सपेंड करेंगे, जैसे नॉर्मल किया जाता है एक्सपेंशन, तो आप ये देखिए जब ए एक्स आई कैप को बी एक्स आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो आई कैप डॉट आई कैप बन जाएगा 1, ठीक है। फिर ए एक्स आई कैप को जब बी वाई जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स तो बी वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन जब आई कैप डॉट जे कैप करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं। इसी तरीके से जब ए एक्स आई कैप को बी जेड जे कैप के साथ करेंगे तो ए एक्स और बी जेड तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन आई कैप डॉट के कैप अगेन 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको सेम वाले ही मल्टीप्लाई करने हैं बस, ठीक है। मतलब आई कैप वाले को सिर्फ आई कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई करो और छोड़ दो, ऐसे ही जे कैप वाले को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई और के कैप वाले को के कैप के साथ मल्टीप्लाई, ऐसे करना है, सही है। तो आप ये देखिए जब मैंने ए एक्स आई कैप और बी एक्स आई कैप को मल्टीप्लाई करा तो क्या बन गया, ए एक्स बी एक्स प्लस फिर जे कैप वाले को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करा तो ये क्या बन गया, ए वाई बी वाई, फिर के कैप वाले को के कैप के साथ मल्टीप्लाई करा तो ए जेड, ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा 9th है, द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज गिवन बाई। तो अगर cos थीटा हमको निकालना है तो cos थीटा बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। देखिए कैसे, जैसे 9th प्रॉपर्टी, बेसिकली ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो फॉर्मूला ही है
कि cos थीटा अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, बस ठीक है। इस तरीके से तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हुई। फिर आप पेज नंबर 21 और 22 देखेंगे तो इसमें डॉट प्रोडक्ट के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। मैं मंडे वाली क्लास में लेता हूँ इसको, कल का ऑफ रहेगा। और फिर उसके बाद में फिर आपका वेक्टर प्रोडक्ट है और फिर वेक्टर प्रोडक्ट के क्वेश्चंस। उसके बाद में फिर आपका जो है ना, ये जितने भी वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, फिर ये सारे के सारे मोशन का प्लेन वाले हिसाब से चलेंगे और लास्ट में प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये है इस चैप्टर में कुल मिलाकर टोटल तो इतना है। तो आज इतना ही कर लीजिए, बाकी मंडे में कराता हूँ आपको। और एक्स्ट्रा क्लास का बस ये ध्यान रखा करिए कि शाम को 7, सवा 7 बजे मैसेज चेक कर दिया करो। मैं उस टाइम तक लास्ट में मैसेज डाल देता हूँ 9 से 9:40, 40 मिनट। बाकी अगर कोई बच्चा कंफर्टेबल महसूस करे तो आ सकते हैं। ये 2 बच्चे तो आते हैं एक्स्ट्रा क्लास में, तुम भी आए थे शायद एक दिन, है ना। तो अगर किसी को लगे तुम्हारा तो घर दूर है, दिक्कत होती होगी, ठीक है। बाकी अगर सोसाइटी वाले बच्चे आना चाहें तो आ सकते हैं। लास्ट वाले को ये वाला देखो फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो अगर कॉस थीटा निकालना है तो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। काउंट करवा के जाया करो, सिर्फ मेरे साथ ही। कहीं पर भी किसी को भी पैसे देते हो तो पहले कहा करो कि काउंट करो। थैंक यू सर। ओके, 100 रुपये करो। सर इसमें मुझे बी वेक्टर को ए कैसे आइडेंटिफाई कराया सर, ये इज इक्वल टू नहीं होना चाहिए था। नहीं, क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि हमारे को एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो और डायरेक्शन जो है वो ए वेक्टर के डायरेक्शन के बराबर, डायरेक्शन ए वेक्टर वाला हो। तो ए वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, उसके यूनिट वेक्टर में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना भी करे कि नहीं भाई हम तो काउंट भी नहीं करेंगे, हमें विश्वास है, तब भी काउंट करो, उसमें कोई बुरा नहीं मानता। क्योंकि मैं जब बिल्कुल यंग टीचर था तब मैं एक जगह पढ़ाने जाता हूँ, मैंने होम ट्यूशन से स्टार्ट करा था 2014 की बात है। तो तब क्या हुआ कि मैं एक जगह पढ़ाने गया, अब फीस थी 5,000 रुपये, घर पर जाकर पढ़ाता था। तो 5,000 फीस थी, उन्होंने मेरे को 100 के 50 मिनट दिए, ठीक है। तो मैंने उसको बैग में रख दिया। तो कहने लगे नहीं सर अभी काउंट करो। तो मैंने कहा ठीक है होंगे, कहने लगे नहीं, फिर पहले आप काउंट करो फिर मैं बताऊँ। ठीक है, तो फिर उन्होंने 100 के कोई लोग काउंट करे तो वो 50 मिनट थे, वो 5,000। लेकिन अब सुनो, आपसे पहले जो टीचर आते थे कहते कि वो भी 5,000 रुपये लेते थे। तो कहने लगे कि उनको तो 500 के 10 नोट देती थी। अब कहते कि अगली बार क्या हुआ, कहते आज मैंने फीस दी, आज मैंने फीस दी और नेक्स्ट डे वो आया और तुमने कहा कि इसको पे करता। तो कहने लगी कि एक नोट जब करता तो मुझे 500 का झटका लगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे साथ जितनी कम नहीं था, यानी कि उन्होंने मेरे साथ चीटिंग करी। तो फिर देने लगी, इसीलिए मैंने 100 के देने शुरू करे कि अगर टीचर बोलेगा एक नोट कम है, 2 नोट कम है, तो मुझे 200 का नुकसान हो। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि सामने से मैंने कहा सही है, तो मेरे कभी कोई बुरा नहीं मानता, ठीक है। चलिए जी, ओके। भाई कोई डाउट आया करे पूछ लिया करो। तुम पढ़ाई ठीक चल रही है वैसे तुम्हारी? सही चल रही है। हाँ, पूछ लिया करो।
और हुआ कुछ फाइनल? एक्चुअली मेरी टीचर ने प्रिंसिपल मैम से बात करी थी, तो उन्होंने आगे CBSE से रिक्वेस्ट मांगी है मेरी 6 इलेक्ट्रिक के लिए मैथ्स। अच्छा, वहाँ तक पहुँच गया मामला। क्योंकि